आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सेल साइकिल कैसे रेगुलेट होता है। सेल अपने आप को डबल करने के लिए क्या काम करता है। पहले सेल साइकिल में जाता है, डीएनए को डबल करता है, फिर उसके बाद एस फेज में डीएनए को डबल करता है, G2 फेज में जाता है, वहाँ पे ऑर्गेनेली को डबल कर देता है। G2 के बाद कौन सी थी? एम फेज। तो एम फेज आज हम पढ़ेंगे कि वो एम फेज में क्या करता है, कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एम फेज जो देखा था, एम फेज ये असल में टर्म दी थी एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, विल्थर विल्थर फ्लेमिंग। ये जो माइटोसिस की टर्म दी थी वेल्थर फ्लेमिंग, वेल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में ये टर्म दी थी माइटोसिस की। माइटोसिस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है रेप थ्रेड, धागा। ठीक है, धागे और ऐसा जैसे लिपटा हुआ धागा। तो ऐसा कुछ इनने सेल के अंदर देखा। ये मतलब काम था डीएनए का। माइटोसिस का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, डिवीजन ऑफ डीएनए। तो साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस मींस डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमने देखा कि ये डीएनए खुद में खुद एक धागे की शेप में है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि माइटोसिस, इसको नाम दिया मतलब रेप थ्रेड। धागा जैसा इसके अंदर होता है सेल के अंदर। अब क्या है कि ने उसको फिर काम दे दिया कि ये क्या काम करता है। ये डीएनए असल में वो होता है डीएनए, तो वो क्या काम करता है। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे माइटोसिस, सिंपल डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी ना, तो अपनी डेफिनेशन याद रख सकते हैं, अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है रटा मार के कोई डेफिनेशन याद रखनी। तो हम सिंपल डेफिनेशन इसको लिखेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, या लिख लेंगे माइटोसिस इज प्रोसेस, माइटोसिस इज प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन रख लो यार, प्रोसेस ऑफ एक ऐसी डिवीजन है ऑफ डिवीजन जिससे क्या होता है, बाई विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ऐसी डिवीजन जिसकी वजह से एक सिंगल पेरेंट सेल दो सेल्स में डिवाइड करता है। डिवीजन, प्रोसेस ऑफ डिवीजन बाई विच अ सिंगल पेरेंट सेल, जो सेल साइकिल में गया था, पहले पहले का था, जिसने डिसाइड किया था अब डिवाइड करना है, तो उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड into टू डॉटर सेल्स। ठीक है, यह है मियोसिस की माइटोसिस की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके हम फीचर्स आके देखेंगे कि माइटोसिस थोड़ा क्या है। माइटोसिस इट इज इक्वेशनल डिवीजन, इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन है क्या, क्यों है इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल इज इक्वल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज सेम एज पेरेंट सेल।
is number of chromosome in daughter cell is same सेम होते हैं जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इट अकर्स इन स्मोटिक सेल्स, ये स्मोटिक सेल्स में होती है, माइटोसिस स्मोटिक सेल्स में होती है। अब हम मियासिस पढ़ेंगे, उसके फीचर हम वहीं देखेंगे और मिक्स में नहीं करेंगे, जो वहां होने हैं वही वहीं, यहाँ के आप इतने याद रखो, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि वहां पे क्रॉसिंग होनी, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी, नहीं, वो फीचर ही उसी का है, तो हम क्रॉसिंग ओवर को यहाँ पे क्यों ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप इसके पॉइंट याद रखो, वहां पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो उसके मियासिस के बन जाएंगे, इसलिए यहाँ की पॉइंट्स यहाँ की इसमें सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि सोमेटिक सेल्स हमने कहा, इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है, यही मेन है, ठीक है, इसमें पहुंचा जाएगा आपको। अगर कि ये सोमेटिक सेल क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो दो दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स उनके काम के बिना, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी में, ठीक है, डिवीजन होती है, ठीक है, जितने भी बाकी सेल्स हैं सिवाय गोनेड्स के, गोनेड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस और ओवरी के अलावा जितने ऑर्गेनल के अंदर सेल हैं वो सोमेटिक सेल हैं, सोमेटिक सेल, और उनमें क्या होगा, माइटोसिस होगी, ठीक है। मियासिस सिर्फ टेस्टिस ओवरीज में होगी, गोनेड्स में होगी, ठीक है। तो मियासिस सिर्फ टेस्टिस और ओवरी में होती है, माइटोसिस ओवरऑल बॉडी के दूसरे सेल्स में होती है, और उनको कहते हैं हम सोमेटिक सेल, और मियासिस जो गोनेड्स में होते हैं उन गोनेड्स के सेल्स को कहते हैं जर्म सेल्स, ठीक है। ये सोमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स, तो माइटोसिस हमारी जर्म सोमेटिक सेल्स में होती है, जर्म सेल्स में नहीं। अब हम देखेंगे कि इसका डायग्रामेटिकली ये कैसे डिवाइड करती है। जब सेल कहाँ पे पहुंचा था, हमने देखा था कि सेल पहले जी नॉट में था, खामोश था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जब सेल ने डिसाइड किया कि डिवीजन फेज में जाना है, तो फिर क्या हुआ, वो जी नॉट से इसमें आ गया, G1 में आ गया, फिर G2 में एस में आ गया, डीएनए भी डबल हो गया, G2 में ऑर्गेनेल भी डबल हो गए, और उस सब तक हमने कहा था इंटरफेज है, वो है इंटरफेज। अब माइटोसिस आ गई है डिवीजन फेज, ठीक है, ठीक है, डिवीजन फेज। हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, हमने कुछ ऐसे सेल साइकिल पढ़ा था, ठीक है। अब ये यागी G1, यागी एस, यागी G2, G2 फेज और यागी एम फेज, ठीक है। क्योंकि इसका टाइम होता है अपना अपना, इसलिए हमें थोड़ा याद ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होगी। एस, G2 और यागी एम फेज, ठीक है। सबको बोला था इतने वाले, इसको बोला था हमने इंटरफेज, ठीक है। ठीक है, ये इंटरफेज में था अभी तक, अब ये एम फेज,
ठीक है, अब हम ये एम फेज पढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल की। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं ये एम फेज। अब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें 4 स्टेजेस में है। अब सेल ने सब काम करके, सब मटेरियल जमा करके, अब सीधा है कि ये 23 घंटे लग गए इसको ओवरऑल इंतजाम करने में। अब ये 1 घंटे के अंदर सेल डिवाइड होके 2 सेल में बदल जाएगा। तो अब ये डिवाइड होने के लिए ना इसको स्टेजेस क्रॉस करने पड़े, पहले तो एक काम, फिर काम काम काम, मतलब कैसे कैसे। तो जो टाइम लगेगा उसको 10 20 मिनट जितने मिनट लगेंगे एक स्टेज पे, दूसरी तीसरे पे, तो वो कैसे बदलता है अपने हालात को, तो उसके हिसाब से हमने इसको स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। पहला है प्रोफेज, पहली स्टेज को हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज, फिर दूसरी मेटाफेज, ठीक है, फिर आगे एनाफेज, अभी टीलोफेज। ठीक है, आप याद रख लो ट्रिक्स अपने हिसाब से। टी मैट या पार्टी मैट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टी मैट याद रख लो आप, ठीक है, ये सीक्वेंस, और ये आएंगे भी वैसे ही। ठीक है, प्रो के बाद मेटा, मेटा के बाद एना, एना के बाद टीलोफेज। ठीक है, अब क्या है कि ये प्रोफेज, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोफेज क्या होती है। ये सेल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर यह है न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ये क्रोमोसोम्स, यहाँ पे क्या है, प्रोफेज है ना, क्योंकि अभी डीएनए सिंथेसाइज हुआ है, तो डीएनए खुला होगा, ठीक है, रेप्लिकेट करने के लिए पेरेंट स्ट्रैंड ओपन हुए होंगे। ठीक है, तो डॉटर स्ट्रैंड उसको देख के नया बना होगा एग्जैक्ट एज इट इज। ठीक है, तो उसको ये है डीएनए ऐसे ही छोड़ा हुआ, ठीक है, इसमें। लेकिन ये होता है अर्ली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। ठीक है, जब डीएनए ऐसे पड़ा हो रहता है, अब याद रखना थोड़ा, डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है, ठीक है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो वो इतना लंबा है कि एटलीस्ट अबाउट 2 मीटर डीएनए प्रेजेंट इन एवरी सेल, एक सेल के अंदर 2 मीटर डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर अगर पूरी बॉडी से एक एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी से डीएनए निकाला जाएगा सब सेल से, तो ये 2 लिपेट लग जाएंगे। अब इतना लंबा हो जाएगा कि अर्थ एंड मून के बीच में 2 लिपेट लग जाएंगे। याद रख लो कितना बड़ा डीएनए है। अब ये पहले क्रोमेटिन की फॉर्म में है, क्रोमेटिन की फॉर्म में मतलब जब डीएनए ऐसे पड़ा है, डीएनए एक रस्सी है, ठीक है, तो रस्सी इतनी लंबी है, जब ये इतनी बड़ी लंबी है रस्सी, तो ये कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसको खोल दिया है, इसके खोल दिया है। जब ये रेप्लिकेट हो रहा था, तो खोलते टाइम क्या है, ये खोलता है, पीछे ऐसे पड़ा रहता रहा, तो पूरे रेप्लिकेशन भी एंड हो गया, तो डीएनए सेम वैसा ही रस्सी का ढेर की तरह पड़ा रहा। ठीक है, उस उस ओपन डीएनए को हम कहेंगे क्रोमेटिन, उस ओपन डीएनए को कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन कहते हैं ओपन डीएनए को। जब अब जब इसने पैक होना है, इसने डिवाइड करना है, अब इतने इतना ज्यादा डीएनए है या इतनी बड़ी लंबा डीएनए है, तो वो रस्सी की तरह पड़ा हुआ है। हालांकि
अब ये बहुत ही रेगुलेटेड फिनोमिना है, थोड़ा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डिवीजन होने में, डीएनए कटना नहीं चाहिए, डीएनए की थोड़ी सी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो ये इतना ढेर डीएनए आपको वो कैसे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इतना उस रस्सी को कैसे खींचा जाएगा, बार बार कितना खींचा जाएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, और फिर साथ में वो डैमेज होने का भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो अब ठीक है कि इस डीएनए को जरूरी है कि उसको पैक किया जाए। अब एक रस्सी, सिंगल रस्सी को खींचेंगे, वो ज्यादा टफ रहेगा, या उसको पैक करके एक गुच्छा बनाएंगे, उसको लपेट लपेट के गुच्छा बनाएंगे, तो उसको उठा के सीधा उधर से उसको खींचना आसान रहेगा, या सिंगल रस्सी को खींचना, तो ये गुच्छा बनाने को आसान रहेगी, ठीक है। उसको अगर लपेट लपेट के आप एक गुच्छा की तरह बनाएंगे, तो बाद में आप उसको सेपरेट कर सकते हैं आधी 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 रस्सी को बराबर, सेम डीएनए में होता है। तो ये क्रोमेटिन मुश्किल होता है इसको सेपरेट करना। तो अब ये क्रोमेटिन क्या करेगा, ये शेप ले लेगा अपने अंदर, पैक होते होते ये क्रोमोसोम की शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंडेंस। ये आ गया जी पेरेंट का जो डीएनए था, ठीक है, ठीक है। ये अब ये क्रोमोसोम्स कितने हैं, ये कोई कम नहीं है, ये उतने ही 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। डीएनए लेकिन इसके अंदर डबल है, ठीक है। अब क्या है, ये को हम मान लेते हैं, ये आ गया पेरेंट, रेड वाला हमने पेरेंट बोल दिया, और ये जो नया एस फेज में सिंथेसाइज हुआ था, इसको मान लिया हमने डॉटर डीएनए, ठीक है, जो डॉटर सेल के लिए है। तो ये बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं पूरे जितने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, वो सब। अब इसने क्या, क्रोमेटिन ने उसको पैक करके, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, वो हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये डीएनए पैक होके इसने ये कर दिया, क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। तो फीचर्स क्या है, अब यही एस फेज के आपने फीचर्स लिखने हैं। अर्ली प्रोफेज में डीएनए क्रोमेटिन, सीधा लिख लो आप, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कंडेंस, एंड अटैच विद सेंट्रोमेयर। जब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ये सेंट्रोमेयर क्या होता है। लेकिन अब ये जो है कंडेंस फॉर्म क्रोमेटिड्स, इसको लिखो पहले, कंडेंस एंड फ्रॉम क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये जो है ये एक है तो इसको क्रोमेटिड कहेंगे, अगर इसके साथ सेंट्रोमेयर है तो क्रोमोसोम, सेम इसी के साथ दूसरा लगा है तो इसको कहेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स कहो या दोनों को मिला के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहो, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये जिससे अटैच है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। इसके फीचर, सेंट्रोमेयर क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम जब क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ये बराबर होती है, ठीक है। ये जहां से अटैच हैं दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में, उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, और ये दोनों को, एक को कहते हैं क्रोमेटिड, दोनों को कहते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब ये क्या है, फ्रॉम क्रोमेटिड्स। अच्छा, ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये किसके साथ अटैच हैं, ये अटैच हैं, क्रोमेटिड्स अटैच विद सेंट्रोमेयर, अटैच विद ठीक है। ये क्रोमेटिड्स किसके साथ अटैच है, सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है। अब दूसरी की बात क्या है कि अब इसमें डिवाइड होना है, क्रोमोसोम्स में डिवाइड होना है। आपने पढ़ा था यहाँ पे सेंट्रियोल है,
तो ये सेंट्रियोल रैंडमली प्रेजेंट होता है यहाँ पे, सेंट्रियोल प्रेजेंट, यहाँ पे सेंट्रियोल रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, सपोज ऐसा, ठीक है। और ये डिसाइड करेगा कि डीएनए, ये सेल कैसे सेपरेट होगा, डीएनए कैसे सेपरेट होगा। अब ये हुआ सेंट्रोमेयर, सेंट्रियोल, याद रखना प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो वहां पे ये इसका काम क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन करना, ठीक है, इनको खींचना। तो प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे खुद ब खुद सेंट्रियोल बनते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्लांट्स में नो सेंट्रियोल, ठीक है, तो वहां पे स्पिंडल कैसे बनेंगे, स्पिंडल, SPINDAL, स्पिंडल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पिंडल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे, मतलब ऐसा जैसे हमने बोला माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एनिमल्स में ये बनाते हैं, तो वहां पे भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो प्रोटीन्स आएंगी, वही प्रोटीन्स ही इसको खींचेंगे, लेकिन सेंट्रियोल की एब्सेंस में, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्लांट्स में। और फिर एक बात और कंफ्यूज ये है कि देखो हमारे न्यूरॉन्स हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। आफ्टर 5 years न्यूरॉन्स के सेल जो है, नर्वस सिस्टम के सेल डिवाइड होना बंद कर देते हैं न्यूरॉन्स। वो क्यों, क्योंकि उनके पास भी सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स और आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है, सेंट्रियोल को क्या करना है, ठीक है। तो याद रखना, आरबीसी के पास भी सेंट्रियोल नहीं होता है, न्यूरॉन्स के पास भी सेंट्रियोल नहीं होता है। तो अब ये है प्लांट्स में, ठीक है। तो प्लांट्स में ठीक है, इतना ही काफी है। अब क्या है, इसके अलावा क्या हुआ कि जब ये इसको ड्रैग इन्होंने अलग करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अब इस यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियो मेम्ब्रेन या जब प्रोफेज के लेट प्रोफेज में क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपेयरिंग, ठीक है, या डिसॉल्विंग, स्टार्ट डिसॉल्विंग, या सीधा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेयर, ठीक है। ये अब ये क्या है, ये कैसे डिस्पेयर होती है, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं लेमिनिन, ठीक है। किससे होती है, लेमिनिन नाम की एक प्रोटीन होती है, जो आके इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कर लेगी, डिसअपेयर कर लेगी। इसके बाद क्या आएगा, अब आएगा, ये है प्रोफेज की फीचर्स, और ये है स्ट्रक्चर प्रोफेज का। अब आ जाएगी मेटाफेज में क्या होगा, ठीक है। ये है प्रोफेज, इसके फीचर्स। तो मेटाफेज में क्या होगा, सेम यही सेल, ठीक है। अब आ गया मेटाफेज, ठीक है, अच्छा रहेगा। मेटाफेज में क्या होगा कि सबसे पहले ये सेंट्रियोल जो रेंडमली प्रेजेंट था, ये आ जाएगा यहाँ पे, अपोजिट पोल्स में आ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर होनी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाग चुकी होती है, डिसॉल्व हो चुकी होती है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, ये इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये क्रोमोसोम इस इक्वेटर प्लेन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन डीएनए इसके पास डबल है। ठीक है, ये है अटैच विद सेंट्रोमियर। ठीक है, ये अब इस सेंट्रियोल का क्या काम था? सेंट्रियोल का काम था स्पिंडल फाइबर बनाना। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर बना के इस क्रोमोसोम के साथ अटैच कर देगा। ये कुछ स्पिंडल फाइबर्स पोलर, उनको पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। वो बनते नहीं है, उनको उनको क्या करा जाता है, मतलब वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते हैं, उनको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं उनको कहते हैं, उनको कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये होती है एस्ट्रल रेज जो इसको हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये क्रोमोसोम्स इसके साथ अटैच हो गए। याद रखना इसमें पोलैरिटी होती है, प्लस एंड माइनस एंड। माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके पास यहाँ पे माइनस एंड है, ये पुश करने में हेल्प करती है, ड्रैग करने में, क्रोमोसोम खींचने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अटैच होगा इसके साथ, तो उसको वो होगा प्लस एंड। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स होती है, दो किस्म के प्रोटीन, कहते हैं डायनिन और काइनेसिन। ठीक है, इतना याद रखो, डायनिन और काइनेसिन, भाई लिख लेंगे हम। डायनिन और काइनेसिन। ठीक है, काइनेसिन दो प्रोटीन्स होती है, इनको ड्रैग करने में माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये डायनिन होती है माइनस, माइनस वाली चार्ज, माइनस, इसमें माइनस चार्ज होता है, और ये होती है माइनस एंड, इसमें माइनस एंड होता है, इसमें प्लस एंड होता है काइनेसिन में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, इतना याद रख लो, फिर इसमें कंफ्यूजन है, टाइप्स कितनी है ये जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। ठीक है, ठीक है, ये है अब मेटाफेज में, मेटाफेज के फीचर्स। अब मेटाफेज में क्या हुआ? ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सेंट्रियोल आ गया अपोजिट पोल की तरफ। सेंट्रियोल अरेंज अपोजिट पोल, ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर, इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, SPINDL स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो इसी को कहेंगे स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स, और क्या है, आपको क्या दिखता है, बस ये डायग्राम याद रखनी है, रटा नहीं मारना है। तो आपको क्या इसके अलावा दिखता है, ये सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट आ गए, स्पिंडल फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, क्रोमोसोम कहाँ पे है, एक इक्वेटोरियल प्लेन पे है। क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन।
प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे क्रोमोसोम, इक्वेटर भी लिख सकते हैं आप इक्वेटोरियल प्लेन से। तो इसके अलावा क्या होता है कि काइनेटोकोर, इसको कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है, जो जो इसके साथ अटैच है, तो इसको कहेंगे हम काइनेटोकोर कहते हैं इसको। जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होगा उसको कहेंगे हम काइनेटोकोर, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेगुलेटेड फिनोमिना है। यहाँ पे हमने परसों पढ़ा था स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ये पूरा चेक किया जाएगा कि क्रोमोसोम प्रॉपरली क्या इन्होंने क्रोमोसोम्स को प्रॉपरली पकड़ा है, प्रॉपरली आ सकते हैं कहीं, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, डीएनए में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। माइटोसिस में होता है, मियोसिस में होता है, क्योंकि वो जर्म सेल्स में होता है, तो वहाँ पे ना वो जो सिंड्रोम्स आते हैं वो वहाँ पे पढ़ेंगे हम कि वो सिंड्रोम्स कैसे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वो यहीं से प्रॉब्लम हुई होती है, तो वो सिंड्रोम्स आ जाते हैं, तो हम यासिस में पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर CHORE, चोर पढ़ो आप या कोर पढ़ो, सेम है। काइनेटोकोर अटैच टू सेंट्रोमेयर या विद सेंट्रोमेयर। काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो गया होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अब यहाँ से प्रोफेज से हम पहुंच गए मेटाफेज के पास। मेटाफेज के बाद कहाँ जाएंगे हम, कौन सी स्टेज आएगी, एनाफेज। अब इन्होंने सेपरेट होना है, ठीक है। मेटाफेज के बाद आ गई एनाफेज, तो ये आ गई एनाफेज। ये हमारा सेल, ठीक है, ये आ गई एनाफेज। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, एनाफेज के बाद मेटाफेज तक, मेटाफेज जब क्रॉस हुई होगी, इसमें चेंजिंग, क्या चेंजिंग आई होंगी, हम उसको एनाफेज कहेंगे। तो इन्होंने इसको खींच लिया होगा अपोजिट पोल की तरफ, सबसे मेन फीचर है एनाफेज को पहचानने के लिए। और क्रोमोसोम आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहीं पे, इन्हीं दो स्टेजेस में आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसके अलावा आपको डीएनए नहीं दिखेगा। माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके उस वजह से, उसकी वजह से आप डीएनए नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये इन दो स्टेजेस में आप क्रोमोसोम्स देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये सेंट्रियोल थे, इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। ये आगे क्रोमोसोम्स को हम थोड़ा नजदीक ले लेंगे, आगे सेंट्रल यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम्स को खींच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कि ये आगे पेरेंट डीएनए, तो इक्वली
यहाँ पे इस साइड में भी आ गया, तो सेम क्या है, ये है डॉटर डीएनए, ये भी बराबर बराबर डिवाइड हो गया। तो एनाफेज में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, टूवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इतने लिखो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि एक तो क्रोमोसोम सेपरेट होता है, सबसे मेन फीचर यहाँ पे होता है। इसके अलावा क्या, ये प्लस, कुछ चाहोगे आप लिख सकते हैं, रख सकते हैं साथ में, माइनस, यहाँ पे माइनस होता है उस एंड पे, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर मूव करेंगे तो ये क्रोमोसोम को खींच लेंगे। टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है, क्रोमोसोम मूव करते हैं टुवर्ड अपोजिट पोल और डीएनए डिवाइड इनटू हाफ, ठीक है। बस हमने यहाँ पे लिख लिया सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, यही काफी है। इसके बाद क्या आएगी, ये आ गई मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद आएगी टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज रखो याद, ये याद एंड पे है, ठीक है, लास्ट वाली। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे, अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या हो जाएगी, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनाफेज के एंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट होना शुरू हो जाएगी, तो इसके सेपरेशन के से क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन हो जाएगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी, ऑर्गेनली सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो सपोज ये अगर हम बड़ी डायग्राम में इसी सेल को, तो ऐसा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, इस सेल ने डिवाइड करते टाइम, ये आगे इसके अपने क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स कंडेंस थे, ये फिर ये लूज हो जाएंगे क्योंकि अब ट्रांसक्रिप्शन होनी है, ठीक है, ट्रांसलेशन होनी है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होनी है तो इसको चाहिए, इसको कंपैक्ट होना नहीं है, अभी आरएनए सिंथेसाइज होना, तो ये क्रोमोसोम इतना कंडेंस हुआ है कि ये दोनों मिला के 1400 नैनोमीटर के फाइबर हैं, 1400। तो जब डीएनए रेप्लिकेट होना है या ट्रांसक्राइब होना है तो वो इतना छोटा खोल 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 के उसको 2 नैनोमीटर तक पहुंचाना है। यह एक ही को अगर मान के चलो 700, दूसरा भी 700, तो टोटल 1400,
इस 14 या 700 से इसको लाना है 200 नैनोमीटर में। तो सोचो अब कितना इसको खोला जाएगा, तो यही है, फिर यहाँ पे यही होगा। ठीक है, तो अब ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। तो डीएनए दो में डिवाइड हो जाएगा आराम के साथ। तो यहाँ टेलोफेज में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, इसको हम सीधा सेपरेट रखेंगे। और ये जो स्टेज होगी ये सेम होगी प्रोफेज की तरह। यहाँ पे क्रोमेटिन था लाइटली, या डीएनए लाइटली या लूजली पैक था। तो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे टाइटली पैक हुआ था, कंडेंस हुआ था, यहाँ पे वैसे सेपरेट हुआ था, यहाँ पे फिर लूजली पैक हो जाएंगे। तो हमने बता दिया कि यहाँ पे टेलोफेज में अभी देखा कि ये डीएनए बन डिवाइड हो गया टू सेल्स में, इनको कहेंगे डॉटर सेल्स। ये आ गया न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस। अब टेलोफेज में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस टेलोफेज में हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ। अब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीअपेयर होगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई। डीएनए डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमेटिन फॉर्म। आपको बुक में ना कुछ और सेंटेंस भी याद रहेंगे, लेकिन मेन मसला है आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने का। अब ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये साइंटिस्ट ने कैसे बनाई, क्यों बनाई है, ताकि आप लोगों को हमें समझाया जाए कि ऐसा होता है। जब हम ऐसे इन चीज़ों को समझ लेंगे कि इस तरीके से होता है, तो अलबत्ता सेल में तो उनको एज इट इज़ नहीं मिला, ठीक है, उन्होंने अपने माइंड से इन डायग्रामों को रिप्रेजेंट किया, उन चीज़ों को देखा और डायग्रामेटिक फॉर्म दे दी इसके, ठीक है, इनको। तो यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, इनका ये काम होता है, ठीक है। तो बुक में ज़रूरी नहीं है कि किसी बुक में टफ लैंग्वेज हो, इजी लैंग्वेज हो, तो आप उन चीज़ों को रट्टा मारने के लिए परेशान हो, ऐसा नहीं है। डीएनए यहाँ पे लूजली अटैच होते हैं, लूजली प्रेजेंट या लाइटली प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, वो फिर से डीएनए लूजली प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका ये अपना डीएनए, ठीक है। तो ये आ गई फिर अब इसके ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ये लाइसोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट इसका अपना, ठीक है। ये आ गया राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम। ये आ गए साइटोस्केलेटन से हमने हर एक चीज को डिटेल में पढ़ा। ये ठीक है, इसके अलावा ये आ गया पेरोक्सिसोम, ठीक है। ये आ गए छोटे छोटे वैक्यूल्स, एनिमल सेल्स हैं, ठीक है। बाकी आ गया साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये होता है काम सेल साइकिल का। तो टीलोफेज अब ये आ गई, ये बन गई दोनों डॉटर सेल, ठीक है। जितना डीएनए इसके पास है उतना ही डीएनए इसके पास भी है। ये आ गई, ये है माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा वहां पे अब ये इनको डिवाइड होना, पहले मियोसिस दो स्टेज में होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट सेम ऐसी होगी, सेकंड में कुछ नहीं होगा। हम बोलते हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ होने चाहिए, तो अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम सेपरेट होके वहां पे हाफ हो जाएंगे, ठीक है।
ये सिस्टर क्रोमैटिड्स वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये है मियोसिस, ये माइटोसिस। हमने क्या देखा, ओवरव्यू। प्रोफेज आ गई, ठीक है। मेटाफेज, मेटाफेज के एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिन फॉर्म, डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में था, लूजली अटैच था, ठीक है, लाइट फॉर्म में था। फिर इसने कंडेंस किया, ठीक है, तो कंडेंस होके ये किसमें, सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो गया, उसको कहते हैं। फिर क्रोमेटिड्स बना लिए इसने, और ये दोनों दो क्रोमेटिड्स इकट्ठे हुए, उसको कहते हैं सेंटर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपियर हो गई, और सेंट्रियोल जो था वो एट द एंड, मतलब वो रेंडमली था, तो अब उसने पोजीशन लेना स्टार्ट कर दी। तो आगे जब देखा हमने, तो ये एक नई फॉर्म दिखी हमें। तो उसमें क्या था कि स्पिंडल, जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ गए थे, उन्होंने स्पिंडल फॉर्मेशन कर लिया था। तो क्रोमोसोम को उन्होंने इसकी वजह से एक इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर दिया था, ठीक है। तो और क्या होता था, और ये जिसके साथ अटैच हुआ था क्रोमोसोम स्पिंडल के साथ, तो इस काइनेटोकोर की हेल्प से इन्होंने इसको अरेंज कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे जाके इन्होंने क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ, सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चला गया, ठीक है, डीएनए डिवाइड होकर हाफ में चला गया, स्पिंडल फाइबर्स डिटैच होना स्टार्ट हुए, ठीक है, इसमें। तो फिर आगे जाके टीलोफेज में हमने क्या देखा कि साइटोप्लाज्म जहाँ यहाँ पे एक ही था, ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो ये दो में डिवाइड होना शुरू हो गया, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट होने लगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होने लगी, तो साइटोकाइनेस भी हो गया, डीएनए फिर से लूज फॉर्म में आ गया, ठीक है, लाइट फॉर्म में आ गया, कंडेंस फॉर्म से। तो ये है, ये था ओवरऑल, ओवरऑल किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में।